राना साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जमात इस्लामी की बात कर लें, तहरीक इंसाफ की बात कर लें। बयानिया अब ये बनाया जा रहा है कि मर्ज़ी का चीफ जस्टिस कोट अनकोट लाने के लिए ये 26वीं तरमीम को अपनी फेवर में इस्तेमाल किया है हुकूमत ने। लेकिन अगर ये तरमीम 2 तिहाई अक्सरियत से हो गई और इसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी ने 3 में से एक नाम चूज़ करना था, तो फिर इस नाम का इंतखाब करना इतना सरप्राइजिंग क्यों है तहरीक इंसाफ के लिए, जो बिलाखिर मुसव्वदे पे कोई एतराज़ नहीं कर रही थी, सिर्फ वोट देने को एब्सटेन किया उन्होंने? मुजम्मिल साहब, बात यह है कि मर्जी का आर्मी चीफ लगाते लगाते अब वो मर्जी के चीफ जस्टिस की तरफ चल पड़े। आपको याद होगा कि जनरल फैज़ हमीद को वो आर्मी चीफ ही बनाना चाहते थे, और अब पता नहीं उनका क्या मुस्तकबिल है, सज़ा हो चुकी नहीं हो चुकी, फील्ड कोर्ट जनरल कोर्ट मार्शल अभी पब्लिक नहीं हुआ, आ जाएंगी सामने और फिर बहुत सारी हकीकतें खुल जाएंगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो अब सियासत से ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है उनका पकड़ा जाना और सारा कुछ होना। तो अब आप आ जाएं मर्जी के चीफ जस्टिस पे कि ये इनकी PMLN की ख्वाहिश है। मर्जी का आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ लगाया, क्या सलूक किया उन्होंने नवाज शरीफ के साथ। मर्जी का जनरल बाजवा लगाया, क्या सलूक किया इन्होंने। मर्जी का आर्मी चीफ भुट्टो ने 7वें नंबर से जनरल ज़ियाउल हक को लगाया, क्या सलूक किया। ये मतलब हमारी हिस्ट्री है ना। तो आप अदालतों से क्या तवक्को करते हैं कि ये जो जजेस हैं आज़ाद माइंड हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलते थे, 2 साल से इस्टेब्लिशमेंट के सामने सर दिए खड़े हैं कि जो मर्जी कर लो, नहीं मानते, उनको छेड़ते हैं, ऑर्डर्स करते हैं। जहां जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नहीं है उनको सुओ मोटो से मना किया गया है। आपको याद होगा यहाँ सिद्दीकी साहब लिया करते थे सुओ मोटो, तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए थे कि नहीं ले सकते आप। इसके बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार और बाकी लोगों ने हर वो काम किया जो उनकी लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आता नहीं था, किया। सुप्रीम कोर्ट ने रोका फिर आके उनको भी कि भाई ये क्या हो रहा है। तो आपका ख्याल है कि जस्टिस याह्या अफरीदी, जो आप समझे दूसरे नासिर मुल्क हैं, इंग्लिश जज हैं, बिल्कुल सवालात नहीं करते, और जब बोलते हैं बहुत टू दी पॉइंट बोलते हैं। उनकी हिस्ट्री है ये। वो जिस मर्जी बेंच में बैठे हो आप उनके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वो किस तरफ जाएंगे। वो जाते हैं आइन और कानून पे। तो ये गलत फहमी है। आपको पता है कि कुछ यूट्यूबर्स और कुछ पार्टी के अपने लोग एक बाकायदा बयानिया बना रहे थे कि जी मंसूर शाह ही आ रहे हैं। 3-4 दिन पहले एक कैंपेन चली और लोगों को यकीन दिलाया। फिर हम ये कह रहे थे कि अगर ये काम होना था तो फिर ये आईनी तरमीम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह एक बहुत काबिल जज हैं, लेकिन बिल्कुल बायस नजर आए जब ये मखसूस नशिस्तों पे आए, तो उन्होंने यकसुई से मुकम्मल इंसाफ सिर्फ PTI को फराम कर दिया। राना साहब, एक पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए, कथा कलामी की माजूर, लेकिन कुछ लोग आपने यूट्यूबर्स का जिक्र किया ना, ये भी कहा जा रहा था कि मौलाना साहब ने PTI को कह दिया कि मंसूर अली शाह साहब को ही हम बनवाएंगे और उसके बाद उनकी हिमायत हासिल की। ये भी झूठी खबर थी, ये भी रूमर था। देखें, मैंने कल पूछा कमेटी में मौजूद एक शख्स से कि आपने जो ऐलानात किए कि जी ये 2 तिहाई अक्सरियत से फैसला, इसका मतलब है कि 1 वोट तो आपके खिलाफ है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कामरान मुर्तज़ा का है, और उन्होंने बड़ी शाइस्तगी के साथ ये बात कही कि मुझे याह्या अफरीदी की पर्सनल ज़ात पे बतौर जज कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं यह मुखालफत सिर्फ सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे कर रहा हूँ। आपको पता है आजकल सलमान अकरम राजा साहब बहुत स्टॉलवर्ड हैं इस वक्त सारी PTI को लीड करने में। उनका 2019 का ट्वीट आ रहा है ना सामने कि सिर्फ सीनियरिटी ही जजों की अपॉइंटमेंट में या उसमें नहीं देखी जानी चाहिए। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो हमारे यहाँ जिस तरह जजेस ने फैसले जब अपने ही दिए हुए फैसलों के खिलाफ दिए, तो उन्हें फिर लिखना पड़ा कि हम जज शौरी या लाशौरी कैफियत में फैसले देते हैं। मतलब हमारी अदलिया का ये हाल है। आप इसको आज़ाद कहते हैं, जो लोग ये आर्गूमेंट बिल्ड करते हैं कि ये जजों की जो निज़ाम इंसाफ में मदाखलत होगी। भाई आप तो हर तरह से सियासत कर रहे थे, करते आ रहे हैं, तो फिर आपको मुदाखलत करने के लिए पार्लियामेंट भी तो एक इदारा है ना। अगर आप अदलिया हैं तो पार्लियामेंट क्या है? तो दोनों बराबर के सतून है ना। आइन देता है और पार्लियामेंट आपको क्रिएट करती है। तो इतनी भी आजादी नहीं होनी चाहिए कि आपका जो दिल करता है आप सजाएं दें और पूछे नहीं, आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं, कोई पूछे नहीं। लेकिन राना साहब, अब आर्ग्यूमेंट ये हो रहा है ना कि एग्जीक्यूटिव बहुत एम्पावर हो गई अगेंस्ट जुडिशरी। शहजाद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये इससे पहले कि हम करंट चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं, जिनको नामजद किया गया, उसकी बात करें, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को लेके जो एक बहुत बड़ी डेफेमेशन की कैंपेन चली कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और उन्होंने एक्सटेंशन कबूल कर लेनी है, बल्कि वो मांग रहे हैं एक्सटेंशन, जिन लोगों ने रिपीटेडली ये बात की, आपको नहीं लगता इन रेट्रोस्पेक्ट बहुत बड़ी ज्यादती की है जिस तरह से वो रिटायर हो रहे हैं अब? जी मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जैसे भी आमिर इलियास राना साहब ने कहा कि चंद यूट्यूबर्स जो हैं वो तो बहुत ज्यादा ये बात कर रहे थे पिछले 3-4 महीने से कि जो भी कुछ इस मुल्क में हो रहा है
कोई भी फैसला आ रहा है उसकी वजह यही है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का प्लान है या लेने का प्लान है। अब जहां तक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बात है, वो ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा साफी भी बता चुके हैं, आपके लॉ मिनिस्टर भी बता चुके हैं कि उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया था। जब ये कहा गया था कि हम एज बढ़ाना चाह रहे हैं या हम टर्म बढ़ाना चाह रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा था कोई ऐसा फैसला जो कि पर्सन स्पेसिफिक होगा और सिर्फ मेरी जात तक होगा, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये उनका एक स्टेटमेंट हमारे सामने जर्नलिस्ट के जरिए आया है, लॉ मिनिस्टर के जरिए आया है। लेकिन हुकूमत का प्लान था, ये तो मेरे ख्याल से बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि जो पहली डिबेट हो रही थी और इस पर लॉ मिनिस्टर आके बात कर चुके हैं कि 2-3 प्लान हैं हमारे। एक तो वो कहते थे क्योंकि हमें ब्यूरोक्रेट्स की पेंशन का इशू है, इसलिए मुमकिन है कि हम एज बढ़ा दें, और अगर एज बढ़ाई जाती तो जाहिर सी बात है उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बेनिफिशरी होते। या फिर जब ये कहा जा रहा था कि हम टर्म फिक्स कर दें, क्योंकि टर्म जो है वो बहुत ही इसमें वेरिएबल होता है कि कोई चीफ जस्टिस जो है कम अरसे के लिए आता है, कुछ ज्यादा आता है, अगर वो करते तो भी एक्सटेंशन मिलती। जो पहला ड्राफ्ट था जिसमें ये कहा गया था कि जो आईनी अदालत बनेगी वहां पे जजेस की एज जो है वो 68 होगी और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी लग सकते हैं। तो उन चीजों से तो ये इशारा मिल रहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को रखना चाहती है हुकूमत। और इनफैक्ट बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अभी हैदराबाद में जो स्पीच की थी उसमें उन्होंने क्या कहा था, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं चाहिए तो हमने उनको नहीं रखा। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि इस तरह का प्लान हो सकता है। बट ऑब्वियसली जो फाइनल मुसवदा हमारे सामने आया उसमें क्योंकि हो सकता है क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब पहले ही मना कर चुके थे, तो हुकूमत को एक दूसरे प्लान की तरफ जाना पड़ा। उसमें आईनी अदालत भी है, अब आईनी वो बेंच में तब्दील हो गई है। तो मेरे ख्याल से कुछ जो हद तक तनकीद हो रही थी या जो हर चीज को मिलाया जा रहा था कि नहीं ये काजी साहब जो है एक्सटेंशन लेने के लिए कर रहे हैं, वो गलत था। लेकिन ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि हुकूमत के प्लान का ये कभी हिस्सा नहीं था। लेकिन शहजाद साहब, इस पे जिस तरह से आपने कहा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हो रही थी, फिर वो बेंच में कन्वर्ट हो गया। अब इस पर बेशक हम यूएन का मैं देख रहा था, ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वॉल्कर टर्क, उन्होंने कहा कि उनको कंसर्न है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच इंटरवीन कर रही है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है। तो आपको लगता है कि इसकी जो इमेज बिल्डिंग है वो इस तरह हुई कि हाई कोर्ट का जज ट्रांसफ़र कर देंगे, इसके अलावा एक पैरेलल कोर्ट बन जाएगी, इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, इतना सब हुआ है इस तरमीम में या आधे से ज़्यादा प्रोपेगेंडा था? नहीं, इतना तो नहीं हुआ। ऑब्वियसली जो फाइनल तरमीम पास हुई उसमें तो नहीं हुआ, लेकिन जो पहला जो 15 सितंबर 16 सितंबर का जब इजलास बुलाया जा रहा था वो मुसवदा सामने आया था, उसमें इनमें बहुत सारी बातें थी। आर्टिकल 8 के हवाले से भी था कि उसको खत्म करके उसको अमेंड कर दिया जाए। तो उसने तो अभी जैसे फजल रहमान साहब ने कहा कि जो काला सांप था उसका जहर तो हमने खत्म कर दिया है, तो वो मुसवदा बहुत मुख्तलिफ था जो ये आया है। लेकिन मेरी नजर में इसमें भी प्रॉब्लमेटिक चीज है। लेकिन पहले मैं जरा ये जस्टिस याया आफरीदी साहब के हवाले से बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे और वो नहीं मानते, और ये पर्सन स्पेसिफिक है। बहुत ही अपराइट जज हैं जस्टिस याया आफरीदी साहब, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, कभी आपको पॉलिटिकली उनकी कोई लीनिंग नहीं नजर आएगी। एक बैलेंस्ड जज है, वो मसया कॉम्प्लेक्स भी नहीं है उनमें जो हमारे माजी के चीफ जस्टिस में देखा गया है, या सेल्फ राइटियस होते हैं, एक मसाया कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी नहीं है उनमें। 62 में भी उन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा ना, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। जी बिल्कुल, वहां आपको पता है कि 6 जजेस जो हैं वो एक तरफ थे जिन्होंने लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन खत्म किया, लेकिन वो एक वाहिद जज थे जो कि दूसरी तरफ थे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक अच्छे कैरेक्टर के एक अच्छे जज हैं और आइन के मुताबिक फैसले देते हैं। तो तहरीक इंसाफ अगर ये हिमाकत कर रही है, मैं तो उसको सियासी हिमाकत कहूंगा कि एक चीफ जस्टिस जो कि आपको पता है कि 3 साल के लिए आप उनके रॉन्ग साइड पे क्यों खड़े होने चाहेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो ये सीनियरिटी प्रिंसिपल है जिसको तब्दील किया गया है उस पर मेरे तहफ्फुज़ात हैं। और जो हमने बात की आया आफरीदी साहब के लिए, मेरी नजर में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उसी कैरेक्टर के हैं, अपराइट हैं, बहुत अच्छे फैसले दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जो रिफॉर्म्स है वहां पे आप देखें, और उनके हवाले से भी 12 जुलाई से पहले तो आज तक मैंने कभी किसी से नहीं सुना था कि वो प्रो पीटीआई जज है या उनकी लीनिंग है, उनका बायस है, मैंने तो नहीं सुना। इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद भी तमाम इश्यूज पे, चाहे वो 6 जजेस का खत क्यों ना हो, उस पे काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़े हुए थे। वो 12 जुलाई के फैसले के बाद जो हुआ है उसके बाद सब कुछ हुआ है, उस पर कानूनी तौर पर तो हम बात कर सकते हैं, बट वो भी एक अच्छे जज, अपराइट जज थे। सीनियरिटी प्रिंसिपल में मुजम्मिल साहब जो मुझे इशू है, और वो आपको भी पता है कि इस मुल्क में जब भी आर्मी चीफ की भी तैनाती होती है वो एक पॉलिटिकल इवेंट एक ऐसा बन जाता है कि 6 महीना साल आपकी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। और यही वजह थी। और चीफ जस्टिस की तैनाती जब होती थी 90s में, जिसपे सज्जाद अली शाह साहब का बड़ी एक फेमस मिसाल है हमारे सामने, आउट ऑफ टर्न उनको प्रमोट किया गया था जब चीफ जस्टिस बनाया गया था। उस वक्त पार्लियामान की सियासतदानों की यही राय थी
कि ये नहीं होना चाहिए कि हम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करें। पहले एक रिवायत बनी, इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने 18वीं तरमीम में हाई कोर्ट के लिए नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रिंसिपल बनाया कि सीनियर मोस्ट होगा, ताकि ये बार बार की जो सियासत होती है, जो तनाजा है, ये ना खड़ा हो। लेकिन अब ये बात याया आफरीदी साहब के खिलाफ नहीं है, बात ये है कि 3 सीनियर जजेस होंगे। इस पर तो जो आज बिला वजह आप याया आफरीदी साहब को भी कहेंगे कि देखें हुकूमत ने उनके हक में वोट दे दिया कि वो हुकूमत का बायस उनके हक में नहीं है, ऐसा। लेकिन क्योंकि आपने एक असूल बनाया है और आपने अपना ही पार्लियामेंटेरियंस ने असूल चेंज किया है, मेरे ख्याल से इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। आप 3 साल बाद फिर देखेंगे कि सियासत आपकी इसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कौन नहीं बनेगा। मतलब क्लेम जो हुकूमत का है कि पॉलिटिकल मेडलिंग वो कम करेंगे अदलिया में, उसकी बजाय आपके मुताबिक बढ़ रही है। मुझे एक इसमें कमेंट में कर दूं, और किया इन्होंने कि पार्टीज की पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, उसके तनासुब से कमेटी बनाई है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, नैब चेयरमैन हो, जो कमिटीज उनके लिए है उसमें आधे ऑपोजिशन के लोग होते हैं, आधे हुकूमत ट्रेजरी के लोग होते हैं, यानी कि स्प्लिट होता है। लेकिन यहां पे आपको पता है कि जो जमात हुकूमत में होगी उसके पास ज्यादा नंबर होंगे। कल पीएमएलएन को, उनके इत्तेहादियों को 8 नंबर चाहिए तो उनके पास मौजूद थे। ये एटलीस्ट ये तो नहीं करते, फिर कम से कम एक बैलेंस रहता जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या नैब चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में होता है। सही, मतलब इसमें वो बैलेंस जो है वो रिक्वायर्ड जो था वो मेंटेन नहीं किया गया।